ब्राज़ील और जापान को राउंड ऑफ 32 में देखना शायद एक नॉर्मल नॉकआउट मैच लगे, लेकिन अगर थोड़ा ध्यान से देखो तो इसके अंदर काफ़ी इंटरेस्टिंग कहानी छुपी हुई है। एक तरफ है 5 बार की वर्ल्ड कप चैंपियन ब्राज़ील, जिसके ऊपर हर टूर्नामेंट में ट्रॉफी जीतने का प्रेशर होता है, और दूसरी तरफ है जापान, एक ऐसी टीम जिसने पिछले कुछ सालों में अपने फुटबॉल से दुनिया भर की रेस्पेक्ट अर्न की है। अब ग्रुप स्टेज खत्म हो चुका है और नॉकआउट फुटबॉल शुरू हो गई है। यहाँ कोई सेकंड चांस नहीं मिलता, सिर्फ 90 मिनट या ज़रूरत पड़ी तो एक्स्ट्रा टाइम और पेनल्टीज। बस एक गलती और पूरा वर्ल्ड कप खत्म। इसी वजह से ये सिर्फ ब्राजील वर्सेस जापान नहीं, बल्कि एक्सपीरियंस और fearless फुटबॉल के बीच की टक्कर बन जाती है। अगर सिर्फ नाम देखा जाए तो ज़्यादा लोग बिना सोचे ब्राज़ील को फेवरेट बोल देंगे, और उसके पीछे वजह भी है। लेकिन वर्ल्ड कप बार बार हमें एक ही बात सिखाता है, यहाँ सिर्फ बड़े नाम से मैचेस नहीं जीते जाते। नॉकआउट स्टेज में प्रेशर अलग होता है, और इसी प्रेशर में कई फेवरेट्स पहले भी टूर्नामेंट से बाहर हो चुके हैं। इसलिए ब्राज़ील के लिए भी ये मैच उतना ईजी नहीं होगा जितना शायद पेपर पर दिख रहा है। जापान के पास खोने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन जीतने के लिए पूरी दुनिया की रेस्पेक्ट है, और ऐसी टीम्स अक्सर सबसे ज़्यादा डेंजरस होती है। अब अगर ब्राज़ील की बात करें तो सच बोलूं तो ये टीम धीरे धीरे अपनी असली रिदम में आती हुई दिख रही है। ग्रुप स्टेज में उनका सफ़र काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहा, और सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने अभी तक एक भी मैच नहीं हारा। मोरक्को के अगेंस्ट उन्हें थोड़ी मुश्किल ज़रूर हुई, लेकिन उन्होंने कमबैक किया। लेकिन उस मैच के बाद ब्राज़ील ने जिस तरह रिएक्ट किया, उससे लगा कि टीम प्रेशर को हैंडल करना जानती है। हैती के अगेंस्ट उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस दी, और स्कॉटलैंड के खिलाफ भी अननेसेसरी रिस्क लिए बिना मैच को कंट्रोल में रखा। मानना पड़ेगा, ब्राज़ील हर मैच के साथ और कॉन्फिडेंट होती हुई नजर आ रही है। लेकिन ब्राज़ील को देखकर सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या लगती है, ये कि अभी तक लगता ही नहीं कि वो अपने मैक्सिमम लेवल पर खेले हैं, और शायद यही चीज़ बाकी टीम्स के लिए खतरा है। ब्राज़ील की हिस्ट्री ही कुछ ऐसी रही है, ग्रुप स्टेज में वो धीरे धीरे अपना गेम सेट करते हैं, और जैसे ही नॉकआउट शुरू होता है टीम एक अलग ही लेवल पर पहुंच जाती है। इसी वजह से फुटबॉल फैंस ब्राज़ील को कभी भी हल्के में नहीं लेते, क्योंकि उन्हें पता होता है कि असली ब्राज़ील अक्सर टूर्नामेंट के दूसरे हाफ में देखने को मिलती है। स्क्वाड की बात करें तो क्वालिटी की कमी ढूंढना ही मुश्किल है। गोल में एलिसन जैसा एक्सपीरियंस्ड गोलकीपर है, जो बड़े मूवमेंट्स में टीम को बचाने का एक्सपीरियंस रखता है। डिफेंस में दानीलो, ब्रीमर और गैब्रियल मागालहालेस जैसे डिफेंडर्स फिजिकल भी है और कंपोज्ड भी। मिडफील्ड में कासेमीरो का एक्सपीरियंस, लुकास पैकेटा की क्रिएटिविटी और ब्रूनो गुइमारेस का वर्क रेट ब्राज़ील को बैलेंस देता है। और फिर आता है अटैक, जो शायद इस टीम की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। विनीसियस जूनियर इस वक्त तगड़ी फॉर्म में दिख रहा है। उसकी पेस और उसकी वन ऑन वन एबिलिटी किसी भी डिफेंडर के लिए खतरा बन सकती है। मतियास कुनिया भी कॉन्फिडेंस के साथ गोल स्कोर कर रहा है, और नेमार जैसे प्लेयर के बारे में अलग से क्या ही कहना। चाहे वो गोल करे, असिस्ट दे, या सिर्फ डिफेंडर्स की अटेंशन अपनी तरफ खींच ले, उसकी प्रेजेंस ही मैच का फ्लो बदल सकती है। और यही ब्राज़ील की सबसे बड़ी ताकत है। ये टीम सिर्फ एक या दो प्लेयर्स पर डिपेंड नहीं करती। अगर एक प्लेयर का दिन खराब हो तो दूसरा मैच बदल देता है। अगर अटैक स्ट्रगल करे तो मिडफील्ड रेस्पॉन्सिबिलिटी ले लेती है, और पूरी टीम प्रेशर में आ जाए तो एलिसन जैसा गोलकीपर उन्हें मैच में जिंदा रख सकता है। नॉकआउट फुटबॉल में इसी तरह की स्क्वाड डेप्थ बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट करती है। इसी वजह से ब्राज़ील हर वर्ल्ड कप में फेवरेट्स की लिस्ट में होती है। लेकिन एक चीज ब्राज़ील को भी समझनी होगी, जापान उन टीम्स में से नहीं है जो सिर्फ डिफेंड करके किसी चमत्कार का इंतजार करे। ये टीम मौका मिलते ही अटैक करती है और अपोजिशन को परेशान करती है। अगर ब्राज़ील ने शुरुआत में इंटेंसिटी नहीं दिखाई या मैच को हल्के में ले लिया, तो जापान उन्हें सरप्राइज कर सकती है। और शायद इसी वजह से ये राउंड ऑफ 32 का एक ऐसा मैच बन गया है जहां फेवरेट तो ब्राज़ील है, लेकिन रिजल्ट पहले से लिखा हुआ बिल्कुल भी नहीं लगता। अब बात करते हैं जापान की, और सच बोलूं तो ये टीम इस वर्ल्ड कप की उन साइड्स में से एक रही है जिसे देखकर न्यूट्रल फैंस भी इंप्रेस हुए हैं, क्योंकि जापान सिर्फ रिजल्ट के लिए नहीं खेलती, बल्कि अपने फुटबॉल स्टाइल से भी लोगों का दिल जीत लेती है। आज के टाइम में बहुत सी टीम सिर्फ सेफ फुटबॉल खेलना पसंद करती है, पोजीशन रखना, रिस्क कम लेना और गलती का इंतजार करना। लेकिन जापान की अप्रोच थोड़ी अलग है। ये टीम जब भी मौका मिलता है कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ती है। इसी वजह से इनके मैचेस देखने में मजा भी आता है, और सामने वाली टीम के लिए चैलेंज भी बढ़ जाता है। ग्रुप स्टेज में भी जापान ने बार बार दिखाया कि उन्हें हल्के में लेना कितनी बड़ी गलती हो सकती है। नीदरलैंड जैसी स्ट्रॉन्ग टीम्स के खिलाफ ड्रॉ लेकर उन्होंने टूर्नामेंट की शुरुआत में ही अपना इंटेंट दिखा दिया था। उसके बाद ट्यूनीशिया के अगेंस्ट 4-0 की जीत सिर्फ 3 पॉइंट्स नहीं थे, बल्कि पूरे टूर्नामेंट के लिए एक स्टेटमेंट थी कि जापान सिर्फ पार्टिसिपेट करने नहीं, कम्पीट करने आई है।
हाँ, स्वीडन के खिलाफ उन्हें हार का सामना करना पड़ा, लेकिन उस एक रिजल्ट से उनकी ओवरऑल परफॉर्मेंस को इग्नोर नहीं किया जा सकता। सीधी बात यह है कि जापान ने हर मैच में फाइट दिखाई है और नॉकआउट स्टेज में वही फाइटिंग स्पिरिट उनकी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। अगर स्क्वाड को देखो तो शायद ब्राजील जैसे वर्ल्ड फेमस प्लेयर्स ना दिखे, लेकिन जापान की असली स्ट्रेंथ उनका टीम वर्क है। गोल में जियोन सुजुकी कॉन्फिडेंस के साथ खड़ा है, डिफेंस में ताकीरो तोमियासु जैसे एक्सपीरियंस प्लेयर पूरी बैकलाइन को स्टेबिलिटी देते हैं। मिडफील्ड में कमाडा, डोवान, तानाका और इटाओ जैसे प्लेयर्स एनर्जी भी लाते हैं और क्रिएटिविटी भी। अटैक में युएडा और माएडा जैसे फॉरवर्ड्स अपनी पेस और मूवमेंट से डिफेंडर्स को थका देते हैं। ये वो टीम नहीं है जो सिर्फ एक प्लेयर के भरोसे मैच जीतने निकले। जापान की स्ट्रेंथ हमेशा कलेक्टिव फुटबॉल रही है, जहां हर प्लेयर अपना रोल परफेक्टली समझता है। और शायद इसी वजह से ब्राजील को सबसे ज़्यादा दिक्कत भी यहीं आ सकती है। जब आप किसी इंडिविजुअल सुपरस्टार के अगेंस्ट खेलते हो तो पूरा प्लान उस प्लेयर को रोकने पर बन सकता है, लेकिन जापान के अगेंस्ट चैलेंज अलग होता है। यहाँ पूरी टीम एक यूनिट की तरह मूव करती है। अगर ब्राजील ने मिडफील्ड में कंट्रोल खो दिया या ट्रांजिशन के वक्त स्पेस दे दी तो जापान उसका फ़ायदा उठाने में बिल्कुल देर नहीं करेगी। नॉकआउट फुटबॉल में कभी कभी सिर्फ 5 या 10 मिनट का प्रेशर ही मैच का रिजल्ट बदल देता है और जापान इस तरह के मूवमेंट्स क्रिएट करने की कोशिश करेगी। अब अगर टैक्टिकल बैटल की बात करें तो यही इस मैच का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट हो सकता है। ब्राजील नेचुरली बॉल अपने पास रखना पसंद करेगी और अपने अटैकिंग प्लेयर्स को ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्व करने की कोशिश करेगी। दूसरी तरफ जापान स्पीड और क्विक पासिंग के थ्रू ब्राजील के डिफेंसिव लाइन को स्ट्रेच करना चाहेगी। अगर ब्राजील मिडफील्ड में कासेमीरो और ब्रूनो गिमारेस के थ्रू गेम को कंट्रोल कर लेती है तो जापान के लिए चांसेस बनाना मुश्किल हो सकता है। लेकिन अगर जापान ने हाई टेम्पो मेंटेन रखा और ब्राजील को फास्ट ट्रांजिशन में फंसा दिया तो मैच एक्सपेक्टेड से कहीं ज़्यादा क्लोज हो सकता है। यार, इसी तरह के टैक्टिकल बैटल्स नॉकआउट फुटबॉल को कितना एक्साइटिंग बना देते हैं। अब ब्रैकेट की तरफ देखें तो इस मैच की इंपॉर्टेंस और भी बढ़ जाती है। इस मैच का विनर अगले राउंड में आइवोरी कोस्टा और नॉर्वे के विनर से खेलेगा। पहली नज़र में ये रूट ब्राजील के लिए थोड़ा कंफर्टेबल लग सकता है, लेकिन वर्ल्ड कप में कोई भी नॉकआउट मैच ईजी नहीं होता। इसलिए जो भी टीम यहाँ से आगे बढ़ेगी उसके लिए कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और क्वार्टर फाइनल का सपना एक कदम और पास आ जाएगा। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर इस मैच का फैसला किस चीज़ से होगा। मेरे हिसाब से सब कुछ शुरुआत के 20 से 25 मिनट पर डिपेंड करेगा। अगर ब्राज़ील जल्दी गोल करके अपना कंट्रोल बना लेती है तो मैच उनके लिए काफ़ी कंफर्टेबल हो सकता है, लेकिन अगर जापान शुरुआत में ब्राज़ील को फ्रस्ट्रेट करने में सक्सेसफुल हो गई तो प्रेशर धीरे धीरे ब्राज़ील के ऊपर आना शुरू हो जाएगा। और नॉकआउट फुटबॉल में प्रेशर कभी कभी सबसे बड़े प्लेयर से भी गलती करवा देता है, इसलिए ओपनिंग फेज दोनों टीम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। एक और बैटल होगी मिडफील्ड की। कासेमीरो, ब्रूनो गुइमारेस और पकेता को जापान की एनर्जेटिक मिडफील्ड के अगेंस्ट अपना एक्सपीरियंस दिखाना होगा। अगर ब्राज़ील मिडफील्ड पर कंट्रोल बना लेती है तो विनीशियस जूनियर और नेमार जैसे प्लेयर्स को अटैक में ज़्यादा स्पेस मिल सकती है, लेकिन अगर जापान ने बॉल रिकवर करके क्विक काउंटर अटैक शुरू कर दिए तो ब्राज़ील की डिफेंस को भी काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। सीधी बात है, जो टीम मिडफील्ड जीतेगी उसके जीतने के चांसेस भी काफ़ी बढ़ जाएंगे। फिर बात आती है इंडिविजुअल क्वालिटी की। यही वो जगह है जहां ब्राज़ील के पास सबसे बड़ा एडवांटेज नज़र आता है। विनीशियस जूनियर सिर्फ एक रन या एक ड्रिबल से पूरा मैच बदल सकता है। नेमार जैसा एक्सपीरियंस प्लेयर प्रेशर वाले मोमेंट्स में एक पास या फ्री किक से गेम का रुख पलट सकता है। और अगर मैच क्लोज रहा तो ब्राज़ील के पास बेंच से भी ऐसे प्लेयर्स लाने की कैपेबिलिटी है जो फ्रेश एनर्जी के साथ डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं। नॉकआउट फुटबॉल में स्क्वाड डेप्थ का इंपॉर्टेंस इस वक्त समझ आता है। मेरी प्रेडिक्शन की बात करूँ तो मुझे लगता है कि जापान इस मैच को ब्राज़ील के लिए बिल्कुल भी आसान नहीं बनने देगी। मुझे पूरी उम्मीद है कि जापान फाइट करेगी, चांसेस भी बनाएगी और शायद गोल भी स्कोर करे। लेकिन जब मैं दोनों टीम्स की ओवरऑल क्वालिटी, एक्सपीरियंस, स्क्वाड डेप्थ और मैच विनर्स को देखता हूं तो ब्राज़ील का पलड़ा थोड़ा भारी नज़र आता है। इसलिए मेरी प्रेडिक्शन है कि ब्राज़ील ये मैच 3-1 से जीतकर राउंड ऑफ 16 में अपनी जगह बना लेगी। तो देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा कि क्या ब्राज़ील अपनी फेवरेट वाली इमेज को सही साबित करके आगे बढ़ेगी या फिर जापान एक और ऐसा सरप्राइज देगी जिसे फुटबॉल फैंस सालों तक याद रखेंगे। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वन में।